रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खित्ते में वो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो गई है जिसका मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा था, और अब ये बैलेंस काफ़ी बिगड़ेगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी इस रीजन के अंदर जिनकी हम तवक्को नहीं कर पा रहे थे या जो बड़ी हौलनाक हो सकती हैं। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर बाकायदा हमला कर दिया है। ये हमला अमेरिका और इसराइल ने किया और जिन अहदाफ को निशाना बनाया उनकी तफसीलात मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले जो है वो आयतुल्लाह खामनई के दफ्तर को, आयतुल्लाह खामनई की रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया, मुकम्मल तौर पर उसे तबाह कर दिया गया। फिर सदारती दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। करमानशाह में, कोम में, अस्फहान में, तबरेज में, करज में और जनूबी इलाके कनार्क में ईरानी बहरिया की तनसीबात समेत फौजी मकामात को निशाना बनाया गया है अमरीकी अफवाज की जानिब से और इसराइली अफवाज की जानिब से। और कुर्द इलाके के एक छोटे शहर कामियारान से एक वीडियो में दिखाया गया कि एक पासदारान इनकलाब का एक अड्डा है, वो बमबारी का शिकार हुआ। वहां पे भी बमबारी हुई है। तेहरान का एक इलाका है, वहां पे बमबारी की वीडियो सामने आई अब तक, और मुख्तलिफ तेहरान के एरियाज के अंदर बम्बारमेंट की इतला मिल रही है, धमाकों की इतला मिल रही है। तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। और साबिक सदर महमूद अहमदी नजाद की रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया गया और अभी तक ये पता नहीं चला कि इसमें कोई अहम आदमी जख्मी हुआ या नहीं हुआ। लेकिन हरमजगान में एक स्कूल है, तालिबात का एक स्कूल है, इसके ऊपर हमला हुआ। अब तक की इतला के मुताबिक 80 से जायद वहां पे जानी नुकसान हो चुका है। तालिबात बहुत बड़ी तादाद में वहां पे शहीद हुई हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पे जो शहादतों की इतला आ रही है वो 100 से बढ़ गई है इब्तदाई इतलात के मुताबिक। ये बड़ा भरपूर हमला है जो अमेरिका ने और इसराइल ने किया। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शहरियों के लिए कहा कि अपने घरों में रहें, बाहर निकलना खतरनाक है, हर तरफ बमबारी होगी, ऑपरेशन खत्म होने पर अपनी हुकूमत आप संभाल लें, ये अवाम को कहा। ईरानी बहरिया को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे, हम ईरान के मिसाइल तबाह कर देंगे और उनकी मिसाइल सनत को जमीन बोस कर देंगे। ऑपरेशन के दौरान कुछ अमरीकी भी हलाक या जख्मी हो सकते हैं, लेकिन जंगों में ऐसा होता है। ये जनाब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हथियार डाल दो या मरने के लिए तैयार रहो। हथियार डालने वाले ईरानी एहलकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ईरान पर हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी पासदारान इनकलाब को वार्निंग। अच्छा जी, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दिया कि ईरान में बड़ी जंगी कार्रवाई हमने शुरू कर दी हैं। ईरानी हुकूमत की जानिब से लाक फौरी खतरात को जड़ से खत्म कर देंगे। इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं। ये बहुत सारे लोग इस इस्तेलाह को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसराइल और अमेरिका के हमायती। वो ये कह रहे हैं कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, यानी वक्त से पहले ही आप एहतियातन एक हमला कर देते हैं कि इस बात का खदशा था कि दूसरा हमला करे, इससे पहले हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर ली है, पहले से हिकमत अमली अपनी अपना ली है। तो वो कह रहे हैं जी तमाम खतरात को जड़ से खत्म करेंगे, ईरान को कभी एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं देंगे, अमरीकी अवाम का दिफा हमारा अव्वलीन तरजीह है। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से अमेरिका के सदर और नायब सदर वो ये बातें कर रहे थे कि ईरान ऐसे हथियार बना रहा है जो अमेरिका तक आ सकते हैं। हालांकि जो टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि ऐसा तो 2035 तक भी मुमकिन नहीं है और ईरान इस किस्म के हथियार नहीं बना रहा। खतरा सिर्फ इसराइल के हवाले से है। इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि इसराइल और अमेरिका का ईरान पर मुश्तरका हमला शुरू हो गया है। तेहरान में कई मिसाइल जो है वो गिराए गए हैं और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने निशाना बनाया है ईरान को। तो अब ये ईरान के अंदर एक रजीम तब्दील करना चाहते हैं, इसी तरह जैसे पाकिस्तान ये कह रहा है अमेरिका के साथ मिलकर कि अफगानिस्तान के अंदर भी एक रजीम तब्दील करना है। ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की, अब जरा उसकी तरफ आ जाए, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने क्या किया। ईरान ने जवाबी हमला किया है अमरीकी अड्डों के ऊपर और इसराइल के ऊपर। जिन जगहों पे ईरान ने हमला किया वो मैं आपको बता देता हूँ, बहरीन में, कतर में, यूएई में, कुवैत में और सऊदी अरेबिया में, और इसके अलावा उर्दन में। ये वो 6 मुसलमान मुल्क हैं जिन्होंने अमरीकियों को अड्डे दिए हुए हैं अपने मुल्कों के अंदर, और इन अड्डों को अमेरिकन इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। तो यहाँ पे बहरीन में, कतर में और यूएई में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में और उर्दन में धमाके सुने गए हैं जहां पे मिसाइल दागे हैं और किसी भी सिविलियन इलाके को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ अमरीकी जो बेसिस हैं उनको निशाना बनाया, जहां पे अमरीकी फौजी अड्डे हैं उनके ऊपर अटैक किया है ईरान ने। इसके ऊपर बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि ईरान ने मुसलमान मुल्कों पे हमला कर दिया और मुसलमान मुल्कों की खुद मुख्तारी पे हमला कर दिया। देखिए, ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया है, ईरान ने वापस अमरीकी बेसिस पे हमला किया है। अब ये बेसिस मुसलमान मुल्कों में है, तो इसमें ये अब एक अजीबोगरीब सूरत हाल है ना। यानी एक मुल्क है मुसलमान मुल्क, उसकी
बेस के ऊपर या उसकी सरजमीन के ऊपर से अमेरिका ईरान पे अटैक कर रहा है, तो ईरान इसलिए वापस अटैक ना करे अमेरिका की बेस के ऊपर क्योंकि वो मुसलमान मुल्क के अंदर वो बेस है। ये जरा थोड़ी समझने वाली बात है, इसको कॉमन सेंस की नजर से आप देखें कि एक मुसलमान मुल्क है, उसके अंदर अमेरिका ने अपना अड्डा बनाया हुआ है, वहां से वो ईरान के ऊपर कोई हमला करता है। अब ईरान वापस उस अड्डे पे इसलिए हमला नहीं कर सकता क्योंकि ये तो आप हाथ बांध देने वाली बात है ना, क्योंकि वो मुसलमान मुल्क है और उसके अंदर अमेरिकन अड्डा है। तो ये अब इस किस्म की तनकीद हो रही है, लेकिन ईरान ने तबाही के मनाजर दिखाए हैं इन अड्डों के ऊपर। और हैरत अंगेज तौर पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, कुछ वीडियोज ऐसी सामने आई जहां पे गल्फ ममालिक, जहां अमरीकी अड्डों के ऊपर ईरान ने अटैक किया, मिसाइल फेंके, वहां पे जो गल्फ के शहरी हैं वो खुश हो रहे थे। अमेरिकन अड्डों की वहां मौजूदगी पे गालिबन खुश नहीं है वहां के मकामी भी। कुछ मनाजिर मैंने ऐसे देखे हैं, कुछ मनाजिर में लोगों को भागते हुए खौफजदा भी देखा है, लेकिन कुछ मैंने ऐसा भी देखा कि लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ठीक है ईरान मार रहा है, ये अमरीकी अड्डे हैं, इनका हमारे मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल ये चीजें तो अभी कंट्रोवर्सीज तो आती रहेंगी, लेकिन जंग की सूरत बता देता हूँ। ईरान ने इसे फतह खैबर का नाम दिया इस ऑपरेशन को। ये 628 ईस्वी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर फतह किया था और यहाँ पे एक यहूदियों की बहुत ताकतवर फोर्स को शिकस्त दी थी। शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको लीड किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से पासलार थे, आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ड्यूटी लगाई थी और फिर खैबर फतह हुआ था। बहुत मजबूत तरीन किला था और यानी वो बहुत बड़ी एक फतह है जो तारीख के अंदर लिखी गई है और बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया था मुसलमानों ने उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में। तो ये 628 ईस्वी में हुआ था, उसी पे ऑपरेशन फतह खैबर का नाम दिया है ईरान ने। और इसके अलावा ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, बहुत सारे इसराइल के शहरों पे, बहुत सारे इलाकों पे, और कई वेव्स गई हैं ईरान की जानिब से मिसाइलों की इसराइल की जानिब, और अभी तक लड़ाई चल रही है। इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर दुनिया में कोई सबसे महफूज मुल्क है ना जंग के दौरान, तो वो इसराइल है। किसी भी मुल्क में आप जंग करेंगे तो लोग ज्यादा मारे जाएंगे, इसराइल पे आप जंग करेंगे तो लोग कम मारे जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इसराइल ने पिछली कई दहाइयों तक जंग की तैयारियां की हैं। उन्होंने अपने तमाम शहरियों को जंग की तरबियत दी है, जंग के दौरान जान कैसे बचानी है इसकी तरबियत दी है। उन्होंने एक दिफाई निज़ाम बनाया है, ज़ेरे ज़मीन उन्होंने बंकर्स और महफूज पनाहगाहें बनाई हैं ताकि किसी भी हमले की सूरत में बड़े बड़े मिसाइल भी मारे जाएं तो उनके शहरी महफूज रहें। तो लेकिन उसके मुकाबले में जो खित्ते में दूसरे मुसलमान ममालिक हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जंग की तैयारी नहीं की, बल्कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए भी दूसरे ममालिक के ऊपर भरोसा करते रहे हैं। बहरहाल ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरानी सरकारी ज़राए के बकौल अभी तक अमेरिका या इसराइल कोई बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर सके। मिसाल के तौर पे कोई उनका सियासी रहनुमा, मजहबी रहनुमा या कोई फौजी की आदत, उनके बारे में वो कहते हैं वो महफूज हैं और उनके ऊपर अभी तक किसी किस्म का कोई ऐसा हमला नहीं हुआ जिसका कोई बड़ा नुकसान हुआ हो। तो ये है नाजरीन ईरान, इसराइल और अमेरिका की सूरत हाल। इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ये है जनाब एक बड़ा सवाल। पाकिस्तान के अंदर जो दानिश्वर हैं, वो लोग जो जानते हैं खारजा पॉलिसी को, वो लोग जो जानते हैं दिफाई मामलात को, इनमें खास तौर पे मलिहा लोधी साहबा हैं, इन जैसे और बहुत सारे लोग हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद हैं, नजम सेठी वगैरह हैं और दीगर लोग भी हैं। उन सबकी ये राय है कि पाकिस्तान को हर हाल में ईरान के साथ खड़े होना पड़ेगा। बहुत सारे और लोग भी कह रहे हैं और इस जंग को रुकवाना पड़ेगा, क्योंकि ईरान वो आखिरी दीवार है, अगर वो गिर गई तो फिर पाकिस्तान की बारी है। और ये बात मैं अब नहीं कर रहा, ये बात कई दहाइयों से हम सुनते चले आ रहे हैं। जितने भी दिफाई तज्जियाकार हैं आलमी सतह पे ये बात होती है कि जब भी कभी ये जो बारी है ना, ये इसी तरह चलनी है। सबसे पहले बताया गया था फलां मुल्क, फिर फलां मुल्क, फिर फलां मुल्क, फिर ईरान आएगा और ईरान के बाद पाकिस्तान आएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बम है। तो एंड में पाकिस्तान को डील किया जाएगा। अब इस वक्त जो है वो ईरान के साथ तो पाकिस्तान उस तरह खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वजह यह है कि पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ खड़ा है। देखे ना, बोर्ड ऑफ पीस बना और बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद दो जंगें शुरू हो गई हैं। बोर्ड ऑफ पीस का एक मेंबर पाकिस्तान है, वो अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है। बोर्ड ऑफ पीस के दूसरे दो मेंबर जो है वो अमेरिका और इसराइल हैं, वो ईरान के साथ लड़ रहे हैं। और बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद पहली बाकायदा बड़ी जंग अब शुरू हो चुकी है और ये चंद महीनों के अंदर ही शुरू हो गई है ईरान के खिलाफ। यानी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि ये सेवियर ऑफ साउथ एशिया है, यानी जनूबी एशिया के सेवियर हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप जिनको जनूबी एशिया का सेवियर कहा शहबाज शरीफ ने, ये ईरान तो जनूबी एशिया के अंदर आता है। अब ये क्या सेव कर रहे हैं ईरान को, या कोई खित्ते को महफूज कर रहे हैं, या सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं? अब ये पाकिस्तान के वजीर आजम को फैसला करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर रखा है। पाकिस्तान उन्हें सेवियर ऑफ द वर्ल्ड कहता है, कभी सेवियर ऑफ द साउथ एशिया कहता है।
कभी पाकिस्तान कहता है कि आपने बहुत बड़ी तादाद में 3.5 करोड़ लोगों की आपने जान बचाई है। तो बहुत अजीब अजीब किस्म की अलकाबात। शहबाज शरीफ साहब तो सैल्यूट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को दूर से देखकर, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं और सैल्यूट कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो बड़ी अजीब चीज मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत या पीएमएलएन या इस वक्त जो हुकूमती लोग हैं या एस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट हैं वो इसराइल की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के बारे में कुछ नहीं कह रहे। अमेरिका के बारे में बिल्कुल खामोश है। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये हमला हमने किया है ईरान के ऊपर, जबकि पाकिस्तान कह रहा है नहीं नहीं, इसराइल बहुत बुरा है, उसने हमला किया ईरान के ऊपर। कोई समझ आ रही है आपको बात? अभी तक पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया इस लड़ाई के बारे में, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अगर पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी भी किया तो वो गोलमोल किस्म का होगा, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं होगी। इमरान खान साहब के कुछ इंटरव्यूज वायरल हो गए हैं जो माजी में उन्होंने दिए थे, और उनके अंदर इमरान खान साहब बड़ी क्लैरिटी के साथ अपना विजन बता रहे हैं कि जनाब इस रीजन के अंदर अगर कोई नई जंग छेड़ दी तो दुनिया के अंदर बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। ये पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। तेल की कीमतें आलमी मंडी के अंदर बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी, हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और बड़े स्टेक होल्डर्स इसके अंदर आ जाएंगे। मैंने डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की है, मैंने बाकी अरब ममालिक से भी बात की है, मैंने ईरान से भी बात की है। तो इमरान खान साहब जंगे रोकने वाले आदमी थे, वो कोशिश कर रहे थे और उनका एक बड़ा क्लियर विजन था। फिर इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि मुसलमान मुल्क जब भी लड़ते हैं तो इसका फायदा इसराइल को होता है, और वो कैसे फायदा उठाता है इसके बारे में भी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो ऐसा लगा जैसे आज के सिनेरियो में इमरान खान साहब ने कल रात को ये इंटरव्यूज दिए हो, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी ये जो कुछ भी इस वक्त इस रीजन के अंदर हो रहा है, इमरान खान साहब के वो इंटरव्यूज आप निकालें तो वो बड़े रेलिवेंट है। यानी उनका जो विजन था आलमी पॉलिटिक्स के हवाले से या रीजन की सूरत के हवाले से, वो एग्जैक्टली चीजें उसी तरह हो रही है। तो पाकिस्तान को कहां जाना चाहिए? देखें, बारी तो पाकिस्तान की है अगली, ये कोई माने या ना माने, ये बड़े लंबे अरसे से ये मिथ चली आ रही है कि ईरान की बारी आएगी एक दिन, और जब ईरान पे कब्जा कर लिया जाएगा या ईरान के अंदर रजीम तब्दील करके सब कंट्रोल हो जाएगा तो उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। तो पाकिस्तान को बड़ा राजी रखा हुआ है अभी। तो पाकिस्तान को शाबाश दी जा रही है, जो दिल करता है आप करें, आप खुश रहे। आपने 10 तैयारे गिरा दिए, 11 तैयारे गिरा दिए, तो पाकिस्तान की गेम उठाई हुई है ताकि ये चुप करके साइड पे बैठे रहे, ये किसी किस्म की मुदाखलत ना करे। तो पाकिस्तान अगर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगा, चुप करके बैठा रहेगा, तो ईरान को मारना और कंट्रोल करना बड़ा आसान होगा। और ईरान को कंट्रोल करने के बाद पाकिस्तान बहुत बुरी तरह वुल्नरेबल हो जाएगा। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। एक तो देखें कि ईरान अगर डिस्टेबलाइज हो गया तो एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा ईरान की सरहद से पाकिस्तान की जानिब। ये हमें याद रखना चाहिए कि ईरान ने हमेशा कोऑपरेट किया है पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान के मामलात में। ये मामलात बहुत खराब हो जाएंगे अगर यहां से दबाव आएगा। तो देखें ना, इसराइल अपनी ताकत को पाकिस्तान की सरहदों तक ले आएगा अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो जाता है या ईरान गिर जाता है। तो एक तो ये आपकी सरहद हो गई नाकारा, यहां से आप होंगे वुल्नरेबल, यहां से आप खतरे में हैं। फिर अफगानिस्तान के साथ आपने खुद लड़ाई छेड़ दी है, थोड़ी सी आपको शायद ही अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने उनके साथ लड़ाई छेड़ दी। वो लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि आज दोनों तरफ नफरत की आग लगी हुई है। तो अफगानिस्तान के साथ मामला खुद खराब कर दिए हैं। चाइना के साथ आपकी बहुत छोटी सी सरहद लगती है, वो इतना कोई इसका नहीं है। और तीसरा बड़ा दुश्मन आपका भारत, वो आपकी मशरकी साइड पे बैठा हुआ है और वो तो हर वक्त इंतजार में उसको हमने तैयार किया हुआ है। और जो बैनुल अक़वामी तखमीने वो ये कहते हैं कि 10 दिन अगर ईरान और काम करे तो वो एटमी धमाका कर सकता है, एटमी तजुर्बा कर सकता है। ये आलमी सतह पे मानी हुई एक हकीकत है। अब जब ईरानी हुकूमत से वज़ीर ख़ारजा से ये पूछा गया बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से, जनाब वो यूरेनियम किधर है, तो उन्होंने कहा जी वो तो अमेरिका ने बम मारे, वो जमीन के नीचे दब गए कहीं पे। कितना आसान कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए। ये B-52 बॉम्बर्स लेकर आए थे पिछली मरतबा जून में, डोनाल्ड ट्रंप ने बमबारी की और ये कहा कि जनाब हमने यूरेनियम का जो जखीरा है जहां पे इनका है वो हमने सारे बंकर तबाह कर दिए और सारी सुरंगें बंद कर दी। तो उन्होंने भी यही कहा ईरान ने, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो ऐसे ही ठीक कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के खाते डाल दिया कि इन्होंने बमबारी की, वो नीचे दब गया। ये अब ईरान ने कह दिया। इससे पहले याद रखिएगा कि पुतिन ने एक ऑफर की थी डोनाल्ड ट्रंप को कि मैं ये जो एटमी मवाद मौजूद है ईरान के अंदर, ये मैं अपने मुल्क में ले जाता हूँ, यूरेनियम वहां ले जाता हूँ और चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन अमेरिका ने इसे मुस्तरद कर दिया था। अब नाज़रीन, अमेरिका की बात मानी नहीं जा रही और दूसरी जानिब ईरान अटैक पे अटैक कर रहा है। ईरान ने 50 से ज्यादा हमले कर दिए हैं इसराइल के ऊपर, यानी 54-55 लहरें उनकी मिसाइलों की जा चुकी हैं। जबकि जो इसराइल के अंदर से एक रिपोर्ट आई है ना, वो बड़ी खौफनाक है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि गुज़िश्ता 24-36 घंटों में बहुत ज्यादा अटैक हुआ, यानी हफ्ते की रात लगभग 12 बजे के बाद से लेकर एतवार की रात तक की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि हर 90 मिनट के बाद ईरान ने मिसाइल दागे हैं। एक नई लहर दागी है इसराइल के ऊपर और उन्होंने बड़ी तबाही फेरी है इसराइल के अंदर। खासतौर पे जो क्लस्टर बम है उन्होंने जगह जगह पे आग लगाई हुई है
और बहुत सारे एरियाज को तबाह किया है। ये इसराइली चैनल 12 के मुताबिक गुज़िश्ता रात हफ्ते की रात से लेकर एतवार की रात तक हर 90 मिनट के बाद बमबारी हुई है। ये इसराइली चैनल कह रहा है और वो ये कह रहे हैं कि लगातार ये बमबारी हो रही है, इस बमबारी को नहीं रोका जा रहा। जबकि दूसरी जानिब ईरान ने एक और धमकी भी दी है, बल्कि एक वार्निंग दी है और कुछ इलाके खाली करने के लिए कहा है। ईरान ने कुछ तस्वीर और सबूत पेश किए हैं कि ईरान के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं वो खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों से हो रहे हैं, लिहाजा इसलिए यहाँ पे अड्डों में जवाबी हमला करना जरूरी है। लेकिन साथ ही ईरान ने यह कहा कि फौजी मुकामात के अलावा जहां पे कोई अटैक हो रहे हैं या किसी तनसीब के ऊपर अटैक हुआ तो वो हमने नहीं किया, वो अमेरिका या इसराइल कर सकते हैं ताकि अरब ममालिक ईरान के साथ लड़ पड़े। लेकिन अरब ममालिक ने कमाल सब्र का मुजाहरा किया है और उन्होंने इस लड़ाई से जितना हो सका वो उन्होंने गुरेज किया। एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान में लगभग 500 के करीब जासूस पकड़े गए। बहुत सारे गद्दार पहले भी थे ईरान में, अभी भी बहुत सारे गद्दार हैं। प्रॉब्लम रहती है गरीब मुल्कों के अंदर, वहां पे गद्दार बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ईरान में जो गद्दार मिले हैं वो 500 के करीब बताए गए हैं और ये खबर दी है पुलिस चीफ ने। उन्होंने एतवार वाले दिन बताया कि अमेरिका और इसराइल की फजाई बमबारी के दौरान दुश्मनों को मालूमात फराहम करने के इल्जाम में 500 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें लगभग आधे अफराद वो हैं जो सरकारी ओहदों के ऊपर बैठे हुए थे और गिरफ्तार किए गए बाद मुश्तबा अफराद पर मुबैना तौर पर हमलों के अहदाफ की निशानदही या हमलों के मकामात की फिल्म बंदी के फुटेज दुश्मनों तक पहुंचाने के इल्जामात भी हैं। ईरान ने दुबई और दोहा के हवाले से कुछ वार्निंग जारी की है और कुछ इलाकों की निशानदही की है। इस निशानदही में ईरान ने कहा है कि जनाब यहां से जो मकामी लोग हैं वो निकल जाएं, क्योंकि उनकी इत्तला के मुताबिक यहाँ पे अमरीकी फौजी छुपे हुए हैं और वो अमरीकी फौजियों पे अटैक करना चाहते हैं। वहां खलबली मच गई है, लोग वहां पे आपको पता है उजलत के अंदर निकलेंगे। जब इस किस्म की वार्निंग जारी की जाएगी तो ऐसे ही होगा। फिर अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं कि ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप आलमी सतह पे गुस्सा कर रहे हैं, कभी नेटो के ऊपर, कभी किसी और मुल्क के ऊपर, कभी किसी और पे चढ़ाई कर रहे हैं, बहुत उजलत में है और बहुत घबराहट का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं हो रही। उसने एक काम किया था मकबूलियत के लिए, वो उल्टा पड़ गया उन्हें। अमेरिका के अंदर भी मीडिया पे चढ़ाई कर दी है पीट हेगसेट में, और उसने जो है वो अमेरिकी मीडिया को लताड़ के रख दिया। उसने कहा जी आपको डोनाल्ड ट्रंप से दुश्मनी है, आप डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से नफरत जो है वो आपके डीएनए में, आपके खून में है। कोई भी सदर अमेरिका का ऐसी कामयाबियों का ख्वाब भी नहीं देख सकता था जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाया है। और उसके बाद कहा जी आप अधूरा सच दिखाते हैं, आप मुबा फिराकर मालूमात वो देते हैं जिससे नुकसान होता है, आप अवामी राय को खराब कर रहे हैं। 36 घंटे तक एयरफोर्स का जहाज उड़ाना कितना मुश्किल है, कभी आपने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है, कभी आप इसके ऊपर स्टोरीज कर रहे हैं, आप अवामी राय को खराब कर रहे हैं। ट्रंप से नफरत इसकी वजह है। यानी आप हमारे कारनामे बताएं ना दुनिया को। ये जैसे पाकिस्तान में होता है, हर फौज की यही देनियत होती है, हर फौज यही चाहती है कि उनको हीरो दिखाया जाए, उनको बड़ा दिखाया जाए। अगर वो हार भी जाए तो कहा जाए नहीं जी नहीं ये जीत गए हैं। अगर वो किसी जगह करप्शन भी करें तो बताया जाए नहीं जी करप्शन नहीं कर रहे, बहुत अच्छे लोग हैं। फौजी मेंटेलिटी ऐसी होती है, जिसके हाथ में हथियार होता है ना उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो अमेरिका के अंदर भी वो मीडिया के ऊपर चढ़ दौड़े, उन्होंने कहा जी मीडिया जो है वो कसूरवार है सारी बात का। जब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन हुकूमत के हाथ में चीजें नहीं आ रही ना, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि ईरान को काबू कैसे करें। देखिए ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। मैं आपको फिर बार बार कहता हूं कि जब मैं ये कहता हूं कि ईरान अच्छी लड़ाई लड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान को मार नहीं पड़ रही, ईरान को ज्यादा मार पड़ रही है। और मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि ईरान को जो एक चीज संभाल के रखनी पड़ेगी वो चेन ऑफ कमांड है। इस लड़ाई के खात्मे तक ईरान को अपनी चेन ऑफ कमांड बरकरार रखनी पड़ेगी, अपने इंपॉर्टेंट लोगों की जानें बचानी पड़ेंगी और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन जिंदा रखना पड़ेगा। और जो फौज को अहकामात देने और वहां तक अहकामात पहुंचने और जो पूरा इनका सिस्टम है मिसाइलों का या हथियारों का, उस तक जो कोऑर्डिनेशन का पूरा एक निजाम है वो कायम रखना पड़ेगा। अगर ईरान ये करने में कामयाब हो गया तो फिर लंबी लड़ाई भी लड़ लेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बकौल ईरानियों के उनके पास बहुत ज्यादा हथियार है। अब एक तरफ तो ईरान अटैक कर रहा है, ये बड़े खौफनाक अटैक ईरान ने किए गुज़िश्ता 36-48 घंटे इसराइल के लिए बहुत मुश्किल थे। लेकिन इसराइल भी लगातार हमले कर रहा है, ना सिर्फ ईरान के ऊपर बल्कि वो हमले कर रहा है लबनान के ऊपर भी। ईरान की तफसीलात तो मैंने आपको बताई, लगभग 1350 अफराद शहीद हो गए, अब तो 1400 के करीब हो गए। और ईरान में बहुत नुकसान किया है, बड़ी बिल्डिंग तबाह की है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। लेकिन लबनान के अंदर भी लगातार हमले कर रहे हैं। 11 अफराद जो है वो गजा में शहीद हो गए हैं और इनमें 8 पुलिस वाले हैं जो गजा में काम करते हैं, फलस्तीनी। और गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर 2 मार्च के बाद से लेकर अब तक लबनान में 850 अफराद शहीद हो गए हैं, 107 बच्चे हैं और 66 खवातीन हैं।
और 2105 अफराद वहां पे जख्मी है।